हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन की डेफिशिएंसी। ये एक हार्ट का कपल ऑर्गन है। कहने को तो ये बहुत कम ही केसेस में इंडिकेट करता है बॉडी पे आके कि मैं बीमार हूँ, बहुत रेयर केसेस में। इसका बीमार होने का मेजर जो कारण होता है, जो बड़ा यूनिक तरीके से बीमार होती है, कि जब कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें कंज्यूम करता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट होती है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की डेफिशिएंसी अभी बॉडी पे कैसे दिखती है। ठीक है, तो पहला आता है कि पेट के अंदर से आवाज़ें आना, जिसको सब लोग इग्नोर करते हैं, गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आना। ठीक है, दूसरा होता है पेट का पेन या एब्डोमिनल पेन, डायरिया। अब डायरिया ये ना तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ही आपको कोई रेमेडी करने की ज़रूरत पड़ रही है कि बार बार आपको स्टूल पास हो रहे हैं या लूज मोशन हो रहे हैं। ये ऐसे डायरिया होते हैं कि आप ना तो उसको रोक पाते हैं, ना ही आप ये कहते हैं कि पूरे दिन में चल रहे हैं। ठीक है, तो लूज मोशन का ये होता है कि फ्रीक्वेंटली बार बार स्टूल पास होना, लूज स्टूल होना। यहाँ पे सिर्फ एक या दो बार जब स्टूल पास होता है तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो लूज होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये सिर्फ अपने आप से बीमार की जाती हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा खाना या कच्चा खाना करने को तो वो स्प्लीन को भी डैमेज करता है, पर ठंडा खाना, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि खाना खा रहे हैं साथ में कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, या जिन लोगों की आदत होती है कि हम जब उनसे पूछते हैं कि ठंडा पियेंगे कि गर्म, तो वो प्रेफर करते हैं कि हमें तो ठंडा ही पीना है। जिन लोगों को ठंडी तासीर वाली चीज़ें, ठंडा खाना, ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम वगैरह पसंद होती हैं, बहुत अच्छा टाइम वो ठंडी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन बीमार होने लगती है। और ये फायर का एलिमेंट है, तो जब ये बीमार होगी तो इसके ऑपोजिट एलिमेंट से ही बीमार होगी। और ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर दूसरे ऑर्गन की बीमारी की वजह से नीचे वाले ऑर्गन में दिक्कत आ रही है, ऐसा नहीं होता। स्मॉल इंटेस्टाइन एक लंबे समय तक ठंडी चीज़ों के कंज्यूम होने से बीमार होती है। आपने देखा होगा ऐसा बहुत बार कि कुछ लोग कुछ समय के लिए उनको ठंडा बहुत पसंद होता है, और सडन कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, 6 महीने मान के चलिए, 3 से 6 महीने के बाद, 1 से 3 महीना नहीं, 3 से 6 महीने के वाले में क्या हो जाएगा, एक तो उनको पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है, और दूसरा जो कोल्ड वाली जो चीज़ें थी, सडन उनकी चीज़ें, उनको लगेगा कि हमें हॉट चाहिए, गर्म चीज़ें प्रेफर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब गर्म चीज़ें प्रेफर करने से क्या होता है कि या तो चाय, खाना भी बिल्कुल गरम गरम, जो ये करते हैं ना कि हमें ठंडा खाना नहीं खाना, बिल्कुल रोटी तवे से उतरी हुई चाहिए, चाय बिल्कुल गैस से उतरी हुई चाहिए। ये थोड़ी सी भी ठंडी हो गई तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पता चल जाता है कि या तो इन्होंने लंबे समय तक ठंडी चीज़ें कंज्यूम की हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रॉब्लम हुई है। जिन लोगों को ये आदत है, या उनका ये कहना है कि हमारा एनर्जी लेवल भी डाउन है क्योंकि बॉडी को न्यूट्रिशन मिल नहीं रहे हैं। दूसरी चीज़, खाना कैसा पसंद करते हो, बस मुझे तो तवे से उतरा हुआ चीज़ें पसंद है, गरम गरम पसंद है। चाय लेना पसंद करते हो, कॉफ़ी लेना पसंद करते हो, कोल्ड ड्रिंक, तो अगर प्रेफरेंस दी जाती है तो वो हर चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते। तो समझ जाओ, सबसे पहला स्मॉल की डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल दीजिए। ठीक है, ये देखने में या बाहर दिखाई देने में कभी नहीं आता। ये की सिम्टम्स है जब किसी को तुरंत गर्म खाने की आदत लग जाए या गर्म पीने की आदत लग जाए, तो समझ जाओ कि बीमारी इसी लेवल से स्टार्ट हुई है। और कहीं ना कहीं हिस्ट्री चेक करोगे तो आपको समझ आ जाएगी ये पेशेंट लंबे समय तक किसी कोल्ड चीज़ों का कंज्यूम कर रहा था या इनटेक कर रहा था। ठीक है, अब आते हैं कि अगर बॉडी में फायर की कमी होती है तो सबसे पहला बॉडी में कोल्डनेस आना स्टार्ट होती है। जैसे ही फायर कम होगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कोल्ड एलिमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और कोल्ड का अगर रिफ्लेक्ट किया जाए तो किडनी हमारे को देख कोल्डनेस को, या जो एलिमेंट का जो नेचर होता है कोल्डनेस, वो किडनी का होता है, तो इसका सीधा सीधा असर हमारे वाटर एलिमेंट पे पड़ता है या हमारे बॉडी के फ्लूइड पे पड़ता है।
फायर की कमी की वजह से यूरिन का कलर पेल होना, ये जैसे मैंने अपनी क्लासेस में कहा था कि जब फायर बढ़ती है ना, एक समय तक फायर जब बॉडी में ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि बॉडी के फ्लूइड में कलर और स्मेल दोनों आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब जैसे कि मैं समझा रही हूँ कि इस पेशेंट ने पहले बहुत ठंडी चीज़ें पी रखी हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में फायर थी तो उसने ठंडी पीना शुरू की, तो उसकी वजह से बॉडी के फ्लूइड के कलर में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, ये हल्का येलो कलर होता है। और सडन क्या होगा कि ठंडी चीज़ों की जगह गर्म पीने लग रहा है, तो अगर वो लो में जा रही है, फायर अगर लो में जा रही है तो सीधा सीधा कोल्डनेस बॉडी में बढ़ना शुरू होती है और वो सीधा सीधा किडनी को इफ़ेक्ट करती है। या किडनी की वजह से अगर फायर और कोल्डनेस है ना, ये दोनों बैलेंस नहीं होगी तो कोल्ड, अगर फायर कम हो रही है तो कोल्डनेस बढ़ना शुरू हो जाएगी और सीधा सीधा उसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे यूरिन पे। तो फायर की वजह से पहले पेल होता है हमारा यूरिन, फिर उसके बाद अगर फायर धीरे धीरे लो होना स्टार्ट हो जाती है तो ये क्या होता है कि यूरिन पे इफेक्ट आना। तो जिनको बहुत ज़्यादा यूरिन आना, उसकी वजह से पानी पिया नहीं पिया उसकी वजह से भी अगर उनको यूरिन बार बार लग रहा है, क्या होता है कि जब फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो क्या होगा, इंटेस्टाइन में गैस और फ्लूइड मूवमेंट करेंगे जो गुड़गुड़ाहट पैदा करते हैं। दूसरा कारण ये है कि जब वीक डाइजेशन होता है तो इसलिए, और वीक डाइजेशन है तो धीरे धीरे क्या होता है कि खाना स्टगनेट होना शुरू हो जाता है। डाइजेशन वीक की वजह से स्टगनेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या करेगा कि हल्का हल्का पेन, ना तो ऐसा पेन नहीं देगा कि शार्प पेन नहीं देगा, हल्का 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 पेन कह लो या भारीपन कह लो, ठीक है। अब हम लोग डायरिया की भी बात समझ लें कि स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो जिसकी वजह से डायरेक्ट स्टूल पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। ऐसे लोगों को हॉट ड्रिंक पसंद आती है, बॉडी में कोल्ड प्लस डेफिशिएंसी होती है क्योंकि ये फायर एलिमेंट के ऑपोजिट से जाके बीमार होती है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन एक फायर एलिमेंट है और वो ऑपोजिट बीमार होगी तो कोल्डनेस में जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनको गर्म चीज़ें पसंद आने लगती हैं, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को हल्का हल्का हाथ पे हाथ फेरने की, पेट पे हाथ फेरने की आदत है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन की डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल वाले पेशेंट होते हैं, आदत होती है। वो प्रेशर ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही पेट को दबाने वाला या नाभि के आसपास का एरिया हल्का हल्का पेन करता हो, ये भी स्मॉल की डेफिशिएंसी का। ये पेन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर देने से उनको आराम मिलता है, बस हाथ फेरते रहेंगे, मतलब एक समझ लिए कि टेम्पररी तरीके से फायर को जनरेट करते रहते हैं। रीज़न है कि उनको अच्छा लगता है। अब आपको मैं थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। आपने देखे होंगे, मेल पर्सन को मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि सामने खड़े हो जाएंगे और टमी एरिया पे अपना हाथ राउंड राउंड करके घुमाते रहेंगे, ठीक है। आदत होती है, ये आदत क्या है, स्मॉल की इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका प्रोटोकॉल समझते हैं। टंग डायग्नोस में मैं अभी थोड़ा इसलिए नहीं जा रही क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पल्स डायग्नोस के लिए भी और टंग डायग्नोस के लिए भी मैंने आप लोगों को एक ही चीज़ कही है कि जब जब आप पेशेंट देखते हो, मेरा जो कल वाला वीडियो था लास्ट कि केस हिस्ट्री कैसे लेते हैं, उसमें अगर वो प्रिंट आउट निकाल के आप अपने पास रख लीजिए और जब पेशेंट आता है तो आपको टंग पे क्या दिख रहा है वो देखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। पल्स की भी सेम बात है, पल्स को देखना शुरू कीजिए। नो डाउट अभी कुछ नहीं समझ आएगा, 10, 12, 15 पेशेंट को देखने के बाद 3-4 महीने की प्रैक्टिस के बाद आपको चीज़ें समझ आ जाएगी, है ना, ठीक है। तो चलिए अब इसका जो प्रोटोकॉल है, एक्यूपंक्चर का कह लो या एक्यूप्रेशर का कह लो या सुजो का कह लो, वो पॉइंट है ST25, इसको करना है टोन, ठीक है। ST36 इसको भी करना है टोन। ST39 इसको भी करना है टोन। CV6 इसको करना है टोन। यूरिनरी ब्लैडर 20 टोन, यूरिनरी ब्लैडर 27 टोन। इन सारे पॉइंट्स को टोन किया जाता है, ठीक है। अब एक और चीज़ कर सकते हैं जो बहुत जल्दी रिजल्ट देगी,
जिन लोगों को बॉडी मेरिडियन के बारे में पता है वो बॉडी मेरिडियन पे काम कर सकते हैं। जिन लोगों को सुजोग के बारे में पता है, नहीं पता है, तो मेरे इस वीडियो के साथ आपको सपोर्ट मिल जाएगा। इसी के क्लासिकल मेरिडियन पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे मोक्सा का यूज़ कीजिए, मोक्सा से हीट दीजिए, मोक्सा का स्मोक दीजिए, तो आप देखोगे कि बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि मोक्सा के बारे में ये कहा जाता है कि वो फायर को जनरेट करता है, वो भी किसी किसी जगह पे। जैसे हम लोग राजस्थान से हैं, तो राजस्थान में क्या होता है कि मोक्सा का यूज़ बहुत कम होता है, कारण कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन ज़्यादा होती है, फायर ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, क्लाइमेट हमेशा वार्म रहता है, तो इसकी वजह से इतना ज़्यादा हम लोग मोक्सा नहीं यूज़ करते। जिन लोगों को मोक्सा के बारे में नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं मोक्सा पे भी एक छोटा सा वीडियो शेयर करूँगी। अदरवाइज जिन लोगों को मोक्सा पता है, तो मोक्सा किन पेशेंट के ऊपर जहाँ पे स्वेलिंग हो, इन्फ्लामेशन है, तो मोक्सा क्या करता है कि उसकी इन्फ्लामेशन को डाउन करता है। दूसरा चीज़ कि प्लस एज के या ओल्ड एज में मोक्सा ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब वो मैटर नहीं करता कि आप वार्म जगह से हैं या कोल्ड जगह से हैं। वैसे कोल्ड जगह पे जब ट्रीटमेंट दिया जाता है तब मोक्सा का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और हमारे यहाँ पे जैसे है तो मैं अधिकतर बड़ी एज के लोगों के ऊपर मोक्सा यूज़ करती हूँ। और सिंपल सी बात है कि जिन लोगों को ये प्रोटोकॉल बॉडी पे मिलता है तो आप वहाँ पे मोक्सा अप्लाई कीजिए, नो डाउट आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे लगेंगे और बहुत अच्छे तरीके से रिज़ल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कहने का मतलब ये भी है कि इस ट्रीटमेंट को करने से होगा क्या। इस ट्रीटमेंट को करने से, क्योंकि बाहरी इम्पैक्ट तो उसका दिखेगा नहीं, कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन बॉडी को मिलने लगेगा। दूसरा जो मैंने देखा है, मैं TCM में तो खैर इस लाइन को कहीं लिखा नहीं है, जो मैंने देखा है कि धीरे धीरे उनके वेट पे फ़र्क पड़ने लगता। वेट पे फ़र्क होने का मतलब ये है कि अगर किसी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं कि खाना लेना शुरू कर देते, अच्छा डाइट लेना शुरू कर देते। अगर इंटरनल ऑर्गन ठीक से काम ही नहीं कर रहे हैं तो बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे। तो हम लोग ये सिंपल सी भाषा में कहते हैं ना कि रे तुम्हारा खाना पीना अच्छा नहीं होगा। तो खाना पीना अच्छा होने के बावजूद भी अगर किसी का न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं मिल रहा, फर्स्ट लेवल पे अगर समझो तो स्प्लीन की डेफिशिएंसी है। सेकेंड लेवल पे अगर गौर करने वाली बात है, आई होप कि इस वाली वीडियो के बाद आपको समझ आ जाए कि एक ऐसा पेशेंट बहुत अच्छा लेवल का खाता है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कंज्यूम कर रहा है, या डाइट उसकी अच्छी होने के बावजूद कि उसकी बॉडी में फ़र्क नहीं दिख रहा, तो हो सकता है कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से उनका वेट लॉस भी हो रखा हो या ज़्यादा वेट ना हो। और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखने को मिलता है कि वेट गेन किया हुआ होता है। तो हम लोगों ने क्लासेस में समझा भी है कि वेट की थ्योरी समझी भी थी, पर अभी भी इस चीज़ को समझ लो कि जो मैंने चीज़ें बताई ये उससे थोड़ा सा हटके है। बॉडी पे वेट है, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे से क्या मिस्टेक हो रही है, क्यों वेट लॉस नहीं हो रहा है, तब आप ये ट्रीटमेंट दे के देखिएगा। हो सकता है कि सिम्टम्स भी मैच ना हो। अप्रोक्स ये समझ लो कि ज़रूरी नहीं है कि उसको पेट में दर्द होता हो, ये ज़रूरी नहीं है कि उसको डायरिया हो रहा हो, ये ज़रूरी, हाँ एक चीज़ हो सकती है कि उसको खाने में और पीने में, ये दो चीज़ों का जो सिम्टम्स है वो शायद आपको मिल जाए, बाकी दूसरे सिम्टम्स शायद ना मिलें। जब आप बॉडी वेट लूज़ करना चाहते हैं और आपने करके देख लिया और लूज़ नहीं हो रही है, तब ये प्रोटोकॉल अप्लाई करके देख लिया। पर ये प्रोटोकॉल देने के बाद ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एक दिन में चेंज आने लगेगा, 2 दिन में चेंज आने लगेगा, नहीं। धीरे धीरे पहले क्या होगा कि उसका फूड का जो लेने का तरीका है, जो गरम गरम चीज़ें वो थोड़ी सी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगी। ये प्रोटोकॉल वेट लॉस वाले पेशेंट पे, जहाँ पे सब करके हार चुके हो, देने के बाद और थोड़ा लंबा समय देने के बाद आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाले हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ कि हाँ एक और चीज़ थी, यहाँ पे मैं गाइड कर देती हूँ। एक मैंने शायद अपनी क्लास में इसके बारे में कहा था, तो जब हम लोग कोई चीज़ गैस एसिडिटी के लिए भी कोई चीज़ ठंडी खाते हैं, तासीर वाली ठंडी चीज़ें खाते हैं, जैसे वैसे तो क्या होता है कि सीजनल चीज़ें चेंज करनी चाहिए।
जैसे आपको पता हो कि ठंडी में हम लोग गोंद खाते हैं और गर्मी में गोंद कतीरा खाते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस हमें मालूम है, उनकी तासीर हमें समझ है। ठीक है, अगर आपको कोई डाइट फॉलो करवाई भी जा रही है तो पहले देखना होता है कि वो डाइट किस सीज़न के लिए है। कई सारे लोग डाइट के लिए जाते भी हैं और फिर क्या करते हैं, वो एक ही तरह का फूड कंटिन्यूस लेना शुरू कर देते हैं। गैस एसिडिटी या ग्लूटाथाइन के लिए या फेयरनेस के लिए काफ़ी सारे लोग कुछ रेमेडियाँ करते हैं, मुझे मालूम है। कभी रहेगा तो मैं उस टॉपिक को भी क्लियर करूँगी। तो उनको ये नहीं पता कि जब आपका ग्लूटाथाइन, एक्चुअल में क्या ग्लूटाथाइन हमारी बॉडी में खुद बनना शुरू होता है, पर हमारा गैस एसिडिटी की वजह से ऐसा कहा जाता है कि वो जलना स्टार्ट होता है, तो कलर का जो बॉडी का जो कलर होता है वो फेयर ना होकर थोड़ा सा ढल होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब हम लोग कोई रेमेडी कर रहे हैं और जब उसकी तासीर हमें समझ है, गैस एसिडिटी वाले को हम लोग अगर कोई गैस एसिडिटी को इनहेंस करने वाला फूड नहीं लेना होता, तो सिमिलर हम लोग जब कोल्डनेस वाले पेशेंट को देख रहे हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें समझ वाली चीज़ होती हैं। इसीलिए बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। हम रेकमेंड करते हैं कि गर्म चीज़ें खाने से, बहुत सारे ऐसे मेरे लोग भी हैं जिन्होंने कहा था कि हमने दालचीनी, ज़ीरा और अजवाइन का पानी लिया तो वेट लूज़ हो गया। अब अगर ये चीज़ जो कोल्डनेस, जिसका बॉडी स्मॉल इंटेस्टाइन की वजह से प्रॉब्लम है, तो नो डाउट उसको ये रेमेडी काम करेगी, ये पक्की बात है। उसको खाना कैसे देना है, गरम गरम तासीर वाला। स्मॉल इंटेस्टाइन की डेफिशिएंसी वाला पेशेंट ठंडे को छोड़ना चाहेगा, तो आपने उसको गरम दिया तो उसके से क्या होगा कि उसका मेटाबॉलिक रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और वेट लूज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यही चीज़ अगर किसी फायर वाले पेशेंट को दोगे, यही चीज़ फायर वाले पेशेंट को दोगे, वेट लॉस का चीज़ें समझा रही हूँ, फायर वाले पेशेंट को दोगे तो क्या होगा, ऑलरेडी उसकी बॉडी में फायर है। और आपको पता होगा, बहुत सिंपल टेक्निक चीज़ें समझा रही हूँ मैं, कि जब आप गर्म चीज़ें लेते हो तो देखना आपका बॉडी गर्म है, थोड़े समय के बाद आपका बॉडी फैलना शुरू हो जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि वजन या वेइंग स्केल पे आपका वेट बढ़ जाएगा, पर आपका बॉडी फैलना शुरू हो जाएगा। अगर मैं कहूँ तो मांस थुलथुला होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले ये देखना ज़रूरी है कि बॉडी हॉटनेस में है या कोल्डनेस में है। कोल्डनेस में है और वेट है तो हम लोग स्मॉल की इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, और नो डाउट रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। चलिए, मैं आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।